नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां यूपी की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार केंद्र सरकार की योजना डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही बीते दिनों सीएम ने डिजी शक्ति योजना का शुभारंभ कर डिजिटल क्रांति की एक नई पहल की शुरुआत की है। वहीं आज सहकारिता भवन में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने आईसीसीएमआरटी में चलाए जा रहे एमबीए, बीबीए और बीकॉम के अंतर्गत 178 छात्रों को डिजिटल क्रांति से जोड़ते हुए मोबाइल और टैबलेट बांटे हैं। साथ ही सहकारिता मंत्री ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति के तहत मोबाइल टैबलेट छात्रों की पढ़ाई को और आसान बनाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आज तमाम छात्रों को मोबाइल फोन और टैबलेट दिया गया है। इस मौके पे आप क्या कहेंगे, कितनी उनकी शिक्षा में बेहतरी आएगी? देखिए, बच्चों को शिक्षित प्रशिक्षित करना, उनको दक्ष बनाना, उनको रोजगार से जोड़ने के लायक बनाना, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक नारा दिया है। उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है। तो इसके माध्यम से तमाम हम अपने बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं और निश्चित रूप से इनको लेकर बच्चे शिक्षित प्रशिक्षित होंगे और अपने आप को और निखारने का काम करेंगे। तमाम जो छात्र बैठे हैं ये तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनके पास ऑलरेडी पहले से मोबाइल फोन, टैबलेट्स हैं। लैपटॉप से कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा में लाभ मिलेगा, तो लैपटॉप क्यों नहीं अपनी सरकार में दिया जा रहा है? नहीं, लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं, लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं, टैबलेट भी दी जा रही हैं, स्मार्टफोन भी दिए जा रहे हैं। तो ये कहना कि ये नहीं दिए जा रहे, ये नहीं दिए जा रहे, ऐसा नहीं, सभी चीज़ें दी जा रही हैं। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है छात्रों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए हमारी सरकार कहीं ना कहीं उन्हें तमाम गैजेट्स दे रही है, चाहे बात की जाए मोबाइल फ़ोन हो, चाहे बात की जाए टैबलेट हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम लैपटॉप भी देने का काम करेंगे, जिससे तमाम प्रदेश के छात्रों का उत्थान हो सके। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद ने पूर्व सांसद फूलन देवी के पुष्पतिथि पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया कि फूलन देवी की जमीन पर सपा के पोषित गुंडों का कब्जा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को संजय निषाद ने बाकायदा पत्र भी भेजा है, जिसमें जमीन को कब्जे से छुड़वाकर फूलन देवी की मां के नाम करने की बात कही। वही प्राइम टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज फूलन देवी की पुण्यतिथि के मौके पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वजह थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? अरे यार, मैं समाज का वकील हूँ, समाज का नेतृत्व करता हूँ। समाज ने हमारे पर भरोसा किया, समाज को मैंने कोई लड़ाई लड़कर दिया और मोदी, योगी, अमित शाह तक पहुँचा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के ऊपर हुए अत्याचारों को हम उसको उजागर करें, उसको तथ्यों को लाएं और उसमें समस्याओं का समाधान करें। पूर्व सांसद फूलन देवी हमारे वंश की थी, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में गई। अगर उनकी हत्या होती है तो उसकी जाँच हो एजेंसी से। दूसरा, उनकी प्रॉपर्टी पर एक सपा का नेता का कब्जा है, वो कब्जा हटे और उनकी माँ को उसका अधिकार मिले। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, लड़के दिलाएं। दूसरा, उसकी माँ को, उनकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा मिले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा मुद्दा था कि अब बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है और बटन से ही सब कुछ समस्याओं का समाधान होगा। इसकी वजह से हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विस्तार के लिए पहले भी हम चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी लड़ने का। आप खुद को वकील बता रहे हैं, नाम के आगे डॉक्टर है, मझवार आरक्षण के लिए खून से पत्र लिखते हैं। जब से ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हुई एनडीए, आपकी सक्रियता और भी बढ़ गई है। क्या प्लान है निषाद पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए, सक्रियता तो हमारा काम, सोई हुई कौम को जगाएंगे नहीं
और ये जो सांप जैसे डस रहे थे इनके समाज के हिस्से को खा रही थी, तो उनको अगर हम सत्ता से हटाए हैं, तो अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो फिर जिस तरीके से देश को आज़ाद हमारे लोगों ने कराया और सत्ता कोई दूसरे हाथ में गया, और नतीजा था कि जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां थी, अंग्रेज़ों को भगाई थी, आज देखो रोड पर घूम रही हैं 193 जातियां जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थी, क्रिमिनल टाइप्स एंड क्रिमिनल। तो उसके लिए उनको जगा के लाना पड़ेगा और प्लेटफार्म में उनको पत्र, उनको अधिकार, उनको सब कागज़ देना पड़ेगा कि भाई देखो संविधान बना, संविधान में मझवार लिखा है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, लेकिन फाइल गायब करा दिया कांग्रेस को, उसको हटाओ तब तो फाइल मिलेगी, हटा दिया तब तो लिखवाया, आज तक मझवार के लिए लिखवा दिया मैंने आरजीआई से। तो ये सारा चीज़ें तथ्य इकट्ठा करने में तो उसे प्रेस के सामने देना जरूरी है। तो 31 तारीख को हमारे लोग पूरे प्रदेश से आ रहे हैं लखनऊ में, और उसमें हम लोग 193 जाती हैं। पूर्वांचल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े नेता हैं वहाँ के, ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल की राजनीति की बात करते हैं। आप दोनों बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए में शामिल हैं। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल का जो चुनावी समीकरण बनेगा, कितनी सीटों पे आप दावा करेंगे, कितनी सीटें उनके मिल सकती है? कुछ ऐसी चर्चा आपकी जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई? हम लोग जीत की दावा करते हैं, 80 के 80 पर निषाद है। 137 सीटों पर हम 3.5 से 4 लाख वोट मेरा है, और हर सीटों पर 1 से 1.5 लाख वोट है हमारे। हम अपनी वोट की चिंता करते हैं, अपने वोट को ट्रांसफ़र कराकर जीत में दर्ज करने की बात करते हैं। और नड्डा साहब से बात यही हुई है कि हम रणनीति बनाकर हम लोगों को दिशा निर्देश जारी किया जाए और 80 के 80 सीट जीता जाए, और इनके जो मुद्दे हैं सामाजिक उसको हल किया जाए। एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से दूसरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, अखिलेश यादव और जयंत को लेकर पश्चिम में यात्रा शुरू है, कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में इसका? इन लोगों की यात्रा जब से मैं आया हूँ 2013 से, तो यात्रा कहाँ जा रही है आप देखिए कि हमारी और एनडीए की यात्रा किधर जा रही है और इन लोगों की यात्रा किधर जा रही है, उसी को दे सकते हैं आप लोग। और जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया उस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया और जो भारत जोड़ो यात्रा की पहल दोबारा से हो रही है, वो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले निष्क्रिय होती दिखाई देगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में काफी समय से उत्तराखंड के खंडा नाला का रहने वाला एक टप्पेबाज गिरोह काफी सक्रिय था। इस गिरोह ने लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि गिरोह ने अभी हाल ही के दिनों में गोमती नगर और विभूति खंड इलाके में 2 हॉस्पिटल नर्स को अपना शिकार भी बनाया है, जहां महिलाओं से परिवार में आपत्ति का डर दिखाया और उस आपत्ति को दूर करने के लिए पूजा पाठ कर आपत्ति से बचने का रास्ता दिखाकर उनकी ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी बीच आईटीएमएस कैमरे में कैद हुई मोटरसाइकिल को ट्रेस करते हुए पुलिस इस गिरोह तक पहुंच गई और टप्पेबाज गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले पर खुलासा करते हुए हमारे संवाददाता ने पुलिस अधिकारी के साथ खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो महिलाओं को डर और भय दिखाकर उनके साथ ठगी कर रहे थे। कैसे क्या पूरा घटनाक्रम था, कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई, ज़्यादा जानकारी के लिए एडीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लोग कभी साधु बन के महिलाओं को बताते थे और उनके घर पर ट्रेजेडी बता करके उनको जिस तरीके ठगी का शिकार कर रहे थे, कैसे क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा और कैसे कहाँ से ये लोग आए लखनऊ और लखनऊ में अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दिए? देखिए, ये सब उत्तराखंड के मूलतः रहने वाले हैं और वहाँ से ये बाइक से चलते हैं। बाइक से चलने के बाद जो भी महिलाएं इस तरह की इनको लगता है कि जिनको ये अपना शिकार बना सकें, जिनसे ये सामान ले सकें, उनको ये टारगेट करते हैं। और ये पहले बरेली आए, बरेली के बाद फिर ये लखनऊ आए, लखनऊ के बाद ये देवा गए, देवा से लौटने के बाद यहाँ पे इन्होंने चिन्हट और विभूतिखंड में हमारे यहाँ 2 घटनाओं को अंजाम दिया। घटनाओं का मोडस ऑपरेंडी आपको पता है कि बेसिकली ये बड़ी जनरलाइज सी बात करते हैं। पहले जो पीड़ित या पीड़िता रहती है उससे प्राइमरी सूचना ले लेते हैं कि उसके घर में कितने लोग हैं, कुछ परेशानी है, क्या है, और उसके बाद फिर अपने दूसरे साथी को वो सूचना पास कर देते हैं। एक बार जब वो सूचना पास हो जाती है तो फिर उसको दूसरे साथी के सामने लेके जाते हैं, जो उनसे वो बातें बताता है जो पहले साथी को वो शेयर कर चुके होते हैं। इस प्रकार पीड़िता का ट्रस्ट इन पे बन जाता है और ये उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हुए उससे टप्पेबाजी करके उसके गहने और जेवर उतरवा के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। सर, बात की जाए जिस तरीके से ये लोग उत्तराखंड के रहने वाले, जो गांव बताया गया, उस गांव में ज़्यादातर इस तरीके के अपराधिक कृत होते हैं, लेकिन इनके गिरोह कितने भागों में बढ़ता है, कितनी संख्या होती है लगभग?
जितना इनसे पूछताछ में निकल के आया है, ये जनरली 4 लोगों का ग्रुप बना के चलते हैं और जिसमें 2 बाइक्स होती हैं और इनका कोई जनरलाइज पैटर्न नहीं है। बट हमारे यहाँ तो बेसिकली ये 2 बाइकों का ग्रुप आया था और इसके अलावा भी कई बार ये 2 लोग ही जाते हैं, कई बार 4 जाते हैं, कई बार इससे ऊपर भी संख्या जा सकती है। सर क्या लग रहा है कि जैसे ये लोग अभी 4 लोग पकड़े गए कि लखनऊ में इस तरीके से 4 लोग थे, इन लोगों ने लखनऊ को टारगेट किया, क्या इस ग्रोह के अभी और लोग भी जो है वो लखनऊ में सक्रिय होंगे? इस गिरोह के तो सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। इनसे और विस्तृत तरीके से हम लोगों ने पूछताछ की है, कुछ और नाम भी सामने आए हैं। हम प्रयास करेंगे कि बेसिकली उनकी भी गिरफ्तारी की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। सर एक सवाल यह है कि जिस तरीके से ठगी की घटनाएं हो रही, कभी बाबा का ढोंग दिखा करके, कभी पुलिसकर्मी बन करके लोगों के साथ, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिलाओं, उनके लिए क्या कुछ अपील है जो इन घटनाओं से बच सकें? देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह कोई भी व्यक्ति आपकी समस्या एक दिन में सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा कि जब भी इस तरह का कोई टेम्पटेशन आए या कोई इस तरह का प्रलोभन दे तो बिल्कुल उस प्रलोभन में न फंसें। और इस तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई आपसे इस तरह को बात करते हुए व्यक्ति दिखता है तो तुरंत लोकल पुलिस को, लोकल चौकी को उसकी सूचना दें ताकि तत्काल उस पर कार्रवाई हो सके और आपका जो भी माल है वो बच सके और आप किसी तरह के फ्रॉड में न फंसें। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से ये ठगी का एक गिरोह पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से प्रलोभन दिया जाता था, डर का भय दिखाया जाता था, उसको लेकर पूरी ठगी कर रहे थे ये गिरोह। फिलहाल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और फिलहाल इसमें अभी पूछताछ की जाएगी और जो गिरोह में अन्य लोग होंगे उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक असली के कार्यकर्ता किसानों की मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सभी को मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता गेट पर ही नारेबाजी करने लगे और जिलाधिकारी से बातचीत करने की भी बात रखी। काफी देर इंतजार करने के बाद डीएम नहीं आए। यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रमुख सचिव। हम लोगों ने 29वें डीएम साहब से वार्ता की थी। हमारी मांगे थी 22 सूत्रीय मांग। डीएम साहब ने आश्वासन दिया और सीडीओ साहब को बुला करके गाय के मुद्दे पर ये कहा कि हम 15 दिन में गाय का मुद्दा हल करा देंगे, एक भी गाय सड़क में दिखाई नहीं देगी। इसके बाद मुख्य सचिव का आदेश आया कि कोई भी गाय 25 मार्च के बाद सड़क में दिखाई नहीं देगी। हमने 17 को एक ज्ञापन और सौंपा कि डीएम साहब अभी गाय की समस्या हल नहीं हुई, लेकिन समस्या जस की तस रही। इसको लेकर के हमने ब्लॉक परिषद गुन्नौर से पद यात्रा शुरू की है और हम यहाँ से 4 दिन में यहाँ तक चल के आए हैं। हमारी डिमांड है कि गाय हमारी माँ है, माँ की दुर्गति हम सहन नहीं कर पाएंगे और फसल भी हमारी माँ से ज़्यादा प्यारी है। फसल भी नष्ट हो रही है हमारी और गाय भी हमारी दुर्गति का शिकार हो रही है। पूरी रात हमारा किसान देवता है, जो अन्न का दाता है, जो जवानों को भेजता है, जो सारी दुनिया का पेट भरता है, वो सड़क पर पड़ा रहता है। तो पहली डिमांड हमारी गाय है। दूसरी है बिजली। जितनी बिजली उतना बिल लेना चाहिए। बिजली विभाग अब खबर जनपद बुलंदशहर से है, जहां आई फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बारिश के साथ उमस भरी गर्मी में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। वहीं नेत्र विभाग के ओपीडी में आने वाला हर दूसरा मरीज इससे पीड़ित मिल रहा है। आंखों में जलन, सूजन, पानी आना और एलर्जी से मरीजों का बुरा हाल है और बीमारी सही होने में 1 सप्ताह का समय भी लग रहा है। कांवड़ यात्रा से लौटे मरीज आंखों की बीमारी को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ ने लोगों को आई फ्लू से पीड़ित मरीजों के संपर्क में आने से बचने की भी सलाह दी है। आप अस्पताल आए हैं, किस चीज़ की दवाई लेना है? दिखाने के लिए आए आँख। क्या हो गया? आँख आई हुई, लाल हो गई पूरी आँख। अच्छा अच्छा। हमारी भी हुई है, बच्चों को हुई, पूरे परिवार में सबको हुई है। अच्छा हाँ। तो आप कब से दवाई ले रहे हैं? दवाई बस परसों आए थे, आज फिर आए हुए हैं। अच्छा, जैसे आप परसों आए थे यहाँ, तो आपको दवाई लेने में कोई परेशानी, क्या कोई दिक्कत डॉक्टर साहब ने भी ले गया है? नहीं, डॉक्टर साहब तो बैठते हैं, डेली बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। बैठते हैं? हाँ, दवाई दिए थे लेकिन आराम नहीं हुआ था, बस इतने बैठते डेली। अच्छा, चलो एक दफ़ा तो नहीं होता है आराम। हाँ, कभी 1 आध घंटा लेट हो जाते हैं, बस ज़्यादा वैसे नहीं है। अच्छा जी, नरेश जी। आँखों की प्रॉब्लम है जी। दुखन चुभन जी 2-3 दिन से ज़्यादा है जी जी। दवा लेना है, हम लाइन में लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितना समय हो गया? हाँ, आधा घंटा होगा पूरा। आधा घंटा हो गया। हाँ। तो आप पहले भी दवाई ले गए क्या? नहीं, अभी आज आए हैं। आज ही आए हैं? हाँ, जब ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है, वायरस ज़्यादा फैल रहा है ये। अच्छा अच्छा, थोड़ा चश्मे का भी इस्तेमाल करो नरेश जी। चश्मा भी लगाएंगे। अब पहले यहाँ पर्ची बनवाने पर जी क्या हमें ये है कि दवा अच्छी मिलनी चाहिए। जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में आज सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर पवन हैं और उनसे बात करते हैं क्या
किस तरीके के यहाँ पेशेंट आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन, आप ये बताइए CHC के अंदर पेशेंट कितने आ रहे हैं और किस चीज़ के ज़्यादा आ रहे हैं? अभी हमारे पास 500 से ऊपर की OPD चल रही है पर डे की, जिसमें आई फ्लू के काफ़ी पेशेंट है और फीवर भी है, जो कि जांच के बाद वायरल फीवर ही है ज़्यादातर लोग। तो उन सबका इलाज किया जा रहा है। दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आई ड्रॉप वगैरह सब कुछ है हमारे पास। व्यवस्था का मामला जो चल रहा है, जैसे मच्छरों का, डेंगू का, चिकनगुनिया चला था अभी कुछ दिनों पहले, उस बारे में क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ? सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसमें झाड़ियों को कटवाना, मच्छरों के लिए छिड़काव, फॉगिंग वगैरह, उस तरह का हम पिछले 1 महीने से लगातार कर रहे हैं। तो मच्छर वगैरह तो अभी है नहीं फिलहाल ऐसे, क्योंकि उसके लिए सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो अच्छी दिशा में है। बताइए CHC के अंदर पेशेंट कितने आ रहे हैं और किस चीज़ के ज़्यादा आ रहे हैं? अभी हमारे पास 500 से ऊपर की OPD चल रही है पर डे की, जिसमें आई फ्लू के काफ़ी पेशेंट है और फीवर भी है, जो कि जांच के बाद वायरल फीवर ही है ज़्यादातर लोग। तो उन सबका इलाज किया जा रहा है। दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आई ड्रॉप वगैरह सब। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बिजनौर में इन दिनों सड़क हादसे रुकने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। परिवार के साथ ऋषिकेश एम्स दवाई लेने जा रहे एक परिवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेंपो में सवार मां समेत एक बेटे और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि पिता समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चिकित्सकों ने इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। रहने वाला हूँ, ये हमारे साले मंडी धनौरा के रहने वाले हैं। रोहित इनका नाम है। इनका ऋषिकेश एम्स से इलाज चल रहा था पथरी का, तो ये वहाँ से दवाई लेने जा रहे थे। रात्रि 10 बजे अपनी फैमिली के साथ घर से निकले और निकलने के बाद ये क्या नाम नजीबाबाद रोड पे सिकंदरपुर में कोई अज्ञात वाहन वाला इन्हें टक्कर मार। कितने लोग थे फैमिली के? फैमिली के जो हैं 7-6 लोग थे। ये एक उनकी घरवाली थी, एक वे खुद थे, 3 उनके बच्चे थे, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का था। एक उनके हमारे साले के जो साले थे। तो जो है पुलिस वालों ने वहाँ पर अचानक देखा ना, इनके साथ हादसा हुआ पड़ा था। कोई अज्ञात आदमी ठोक कर चला गया गाड़ी से टक्कर मारकर, तो 3 आदमियों की तो मौत हो गई है। कितने बच्चे हैं मरने वालों में? मरने वालों में 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, एक उनकी मम्मी बच्चों की। और एक रोहित की क्या हाल है? रोहित की जो है इस टाइम पर गंभीर हालत है। उन्हें यहाँ से कितने लोग गंभीर हैं? 3 लोग गंभीर हैं। कहाँ उनको रोहित है, एक रोहित की लड़की है, एक रोहित जी के साले हैं। कहाँ भर्ती कराया गया उनको? उन्हें मेरठ के लिए भेजा रेफर गया है, कर दिया। रेफर सरकारी अस्पताल से, यहाँ से बिजनौर से। अब खबर बिजनौर से है, जहां एक बाइक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बाइक आग का गोला बन गई। बाइक पर सवार लोगों ने बाइक से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। वहीं इलाके में चलती बाइक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल बाइक में आग लगने से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।